जय हिंद। चलिए आज हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझते हैं, अलंकार। ये एक ऐसा विषय है जहां से हर परीक्षा में सवाल तो बनता ही बनता है, तो आज इसे एकदम पक्का कर लेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस चर्चा के बाद आप अलंकार कभी नहीं भूलेंगे। कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि ये जो शब्द है अलंकार, ये आया कहाँ से और इसका असली मतलब क्या होता है। देखिए, अलंकार शब्द दो हिस्सों से मिलकर बना है। पहला है अलम, जिसका मतलब होता है आभूषण, और दूसरा है कार, जिसका मतलब है करने वाला। तो इसका सीधा सादा मतलब हुआ आभूषण पहनाने वाला या फिर सुंदर बनाने वाला। तो बात बस इतनी सी है कि जैसे गहने पहनने से शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही अलंकार कविताओं की यानी काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। कह सकते हैं कि ये काव्य के गहने हैं। और हाँ, अगर परीक्षा के लिए एक पक्की परिभाषा चाहिए तो आचार्य केशवदास की ये बात याद रखिएगा, अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलंकार कितने तरह के होते हैं। मोटे तौर पर अलंकार को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, अलंकार के मुख्य भेद तो दो ही हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। वैसे एक तीसरा भेद भी होता है, उभयालंकार, लेकिन परीक्षाओं में सवाल ज्यादातर इन पहले दो से ही आते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रकार को यानी शब्दालंकार को ठीक से समझते हैं। देखिए, जैसा इसका नाम है शब्दालंकार, यहाँ सारा का सारा कमाल शब्दों का ही होता है। और इसे पहचानने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अगर किसी लाइन में आप कोई शब्द हटाकर उसका पर्यायवाची रख दें और लाइन का सारा मजा, सारा चमत्कार खत्म हो जाए, तो समझ जाइएगा कि वो शब्दालंकार है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ खूबसूरती शब्द में थी, उसके मतलब में नहीं। शब्दालंकार के अंदर भी ये 5 भेद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जहां से परीक्षा में सवाल बनते हैं। ये हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। और इन पांचों को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। बस इनके पहले अक्षर याद कर लीजिए, अनु, यम, श्ले, वक्र, विप। इसे 2-3 बार मन में दोहराएंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। चलिए पहले भेद को देखते हैं, अनुप्रास अलंकार। ये सबसे सरल है। जब किसी कविता की लाइन में एक ही अक्षर यानी वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसका नियम बहुत सीधा है, एक अक्षर रिपीट हुआ मतलब अनुप्रास। इसके कुछ बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण देखिए। तरनी तनुजा वाली लाइन में त अक्षर बार बार आ रहा है। चारू चंद्र में च अक्षर बार बार आ रहा है और खड़क सिंह में ख अक्षर। इसे पहचानना वाकई बहुत आसान है। अब समझते हैं यमक अलंकार को। इसमें एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आता है, पर मजे की बात यह है कि हर बार उसका मतलब अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पहले घटा का मतलब है बादल और दूसरी बार घटा का मतलब है कम हो गया। इसकी तुलना अक्सर लाटा अनुप्रास से की जाती है, जहाँ लगभग पूरी लाइन ही दोहराई जाती है, बस एक छोटे से फर्क से मतलब बदल जाता है। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ। तो जब एक ही शब्द से 2 या उससे ज्यादा मतलब चिपके हुए हों तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे नारी तू नारायणी में नारी शब्द के 2 अर्थ हैं, एक तो स्त्री और दूसरा भगवान का रूप। इसी तरह वक्रोक्ति में कहने वाला कुछ और कहता है लेकिन सुनने वाला उसका कोई दूसरा ही मतलब निकाल लेता है। और विप्सा में आदर या नफरत जैसे भाव दिखाने के लिए शब्द को दोहराया जाता है। चलिए अब दूसरे मुख्य प्रकार पर चलते हैं, अर्थालंकार। यहाँ पर जो खूबसूरती या चमत्कार है वो शब्दों में नहीं बल्कि उनके अर्थ में यानी उनके मतलब में छिपा होता है। और इसे पहचानने की ट्रिक शब्दालंकार से एकदम उल्टी है। अगर आप किसी शब्द को हटाकर उसकी जगह उसका पर्यायवाची शब्द रख दें और फिर भी लाइन की खूबसूरती वैसी ही बनी रहे, तो वो अर्थालंकार है, क्योंकि यहाँ बात अर्थ की हो रही है, शब्द की नहीं। अर्थालंकार के भी कई भेद होते हैं, लेकिन परीक्षा के नजरिए से ये 6 सबसे ज्यादा जरूरी हैं: उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास। उपमा और रूपक, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। उपमा में हमेशा तुलना होती है और आपको सा, जैसे, समान जैसे शब्द जरूर मिलेंगे। जैसे उसका मुख चांद सा सुंदर है,
लेकिन रूपक में कोई तुलना नहीं होती, बल्कि एक चीज को सीधे सीधे दूसरी चीज का रूप दे दिया जाता है। यहाँ तुलना वाले शब्द नहीं होते, जैसे उसका मुख चांद है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। ये तो बड़ा मजेदार है। जब किसी बात को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। इसकी ट्रिक सीधी है, अगर कोई बात सुनने में नामुमकिन सी लगे तो वो अतिशयोक्ति है। फिर आता है मानवीकरण अलंकार। इसमें किसी बेजान चीज या प्रकृति को इंसानों की तरह काम करते हुए दिखाया जाता है। जैसे नदियां गा रही हैं। अब नदियां सच में तो गा नहीं सकती, गाना तो इंसानों का गुण है। बस यही मानवीकरण है। इसके बाद एक और जरूरी अलंकार है उत्प्रेक्षा। इसे आप मनु, मानो, जनु, जानू जैसे शब्दों से पहचान सकते हैं। इसमें एक चीज के दूसरी चीज होने की कल्पना की जाती है, जैसे उसका मुख मानो चांद है। अब देखते हैं विरोधाभास अलंकार। जब दो उल्टे मतलब वाले शब्द एक साथ आएं, पर फिर भी उनसे एक गहरा मतलब निकले, जैसे मीठा जहर या खामोश चीख। जहर मीठा नहीं होता और चीख खामोश नहीं हो सकती, लेकिन इन विरोधी शब्दों का इस्तेमाल एक खास मतलब देने के लिए किया गया है। ठीक है, तो हमने सभी मुख्य अलंकारों को समझ लिया है। अब चलिए बस 1 मिनट में फटाफट सबका रिवीजन कर लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम बैठ जाए। बस इस चीट शीट पर नजर डालिए। अगर अक्षर रिपीट हो तो अनुप्रास, शब्द वही रहे पर अर्थ अलग हो जाएं तो यमक, जैसे या सा दिखे तो उपमा, और अगर ये शब्द हट जाएं तो रूपक। बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो अतिशयोक्ति। बेजान चीज में जान डाल दी जाए तो मानवीकरण, और दो उल्टे शब्द साथ आएं तो विरोधाभास। और हाँ, उत्प्रेक्षा को मानो जानो से पहचानना है। बस इतना ही है। तो दोस्तों, आज हमने अलंकार के सभी मुख्य बिंदुओं को समझ लिया है, और अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस अध्याय से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे बहुत आसानी से हल कर लेंगे। पर एक बात सोचने वाली है कि क्या आज के समय के गीतकार और लेखक भी इन सदियों पुराने नियमों का इतनी ही खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं, या अब खूबसूरती की परिभाषा बदल चुकी है?